The last topic which is left is normal form. So now what is normal form? Everyone note down. नॉर्मल फॉर्म इज द लास्ट टॉपिक ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, तो मैं एक बार बता देता हूँ, पहले एक बार समझा दूं क्या है होता है। तो ध्यान देना एक बार। सपोज हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है। सपोज मान लो हम लोग को ये लाइन इक्वेशन निकालना है, इसलिए ये लाइन है, इसका मुझे इक्वेशन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमने बहुत सारा फॉर्म्स देखा है, तो वो सारे फॉर्म्स में एंड यस एवरीवन मस्ट कॉपी। मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ लोगों को कि कॉपी कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड एंड यू मस्ट कॉपी। जैसे कि क्लास में कैसे बैठो तुम लोग, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे अगर मान लो क्लास करते रहते हो तो कैसे बैठते हैं, कॉपी पेन लेकर के, और बढ़िया से तुम अगर देखो, मैं बता रहा हूँ ना, ये फायदा है इसका, बहुत फायदा है। बल्कि बल्कि क्या है कि तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, जो भी टाइम है टाइम में ऑन हो जा रहा है, ना तुमको आना जाना पड़ रहा है, आराम से घर में बैठ के वीडियो क्लास स्टार्ट हो रहा है, तुम क्लास स्टार्ट कर दे रहे। जिसको मन है पढ़ने का वो आराम से पढ़ लेगा, जिसको मन नहीं पढ़ने का नहीं पढ़ेगा। सो प्लीज एवरीवन नोट डाउन कि अब सबको नोट करो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एकदम आराम से नॉर्मल इंटरेक्ट करो, जैसे नॉर्मल क्लासेस में इंटरेक्ट किया जाए। ओके, तो देखना एक बार ध्यान से। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग कॉपी भी कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, ऐसे कॉपी भी करनी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग का टॉपिक का नाम है नॉर्मल फॉर्म, तो पहले हम बता रहे थे कॉपी मत करना, जब हम बोलेंगे कॉपी कर लेंगे तब कॉपी कर सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या है, मुझे अगर ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन अगर निकालना है, तो फिर हम लोग ने देखा बहुत सारा फॉर्म्स। क्या क्या फॉर्म देखा हम लोगों ने, कि अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है और उसका स्लोप पता है, तो हम ये फॉर्मूला से इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्लियर। अगर मान लो हम लोग को लाइन का स्लोप पता है, लाइन का स्लोप पता है, और लाइन का हम लोग को y इंटरसेप्ट पता है, तो फिर हम वो लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फार्मूला y mx plus, क्लियर। अगर हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है और लाइन का हम लोग को x इंटरसेप्ट भी पता है और y इंटरसेप्ट भी पता है, तो हम x by a प्लस y by b इक्वल्स टू 1 के फॉर्मूला यूज करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। अब हम लोग जो फॉर्म करेंगे इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। तो ये तीन फॉर्म हो गया। अब ये फॉर्म में क्या पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर हमको ये लाइन का ऑरिजिन से, लाइन का ऑरिजिन से अगर हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, ये लाइन का ऑरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, जिसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और हमको ये जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम बताओ तो, नॉर्मल। ये जो नॉर्मल फॉर्म जब हम बोल रहे हैं ना, तो नॉर्मल फॉर्म क्यों बोला जा रहा है बताओ तो, बिकॉज हम लोग को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन के ऊपर ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना है और ये लाइन का मुझे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, जिसको स्मॉल p से डिनोट किया जा रहा है, और ये नॉर्मल का एंगल पता है, जिसको अल्फा से डिनोट किया जा रहा है, तो फिर हम ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, ये है लास्ट फॉर्म। फॉर्म क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ये है तुम्हारा लास्ट फॉर्म। इस फॉर्मूला को यूज करके तो हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, अगर हम लोग को ये लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है, अगर ये लाइन का हम लोग को ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ठीक है, ये लाइन का हमको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, पहला पॉइंट। और उसके बाद इस लाइन का मतलब ये नॉर्मल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, तो हम फिर ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कॉपी करो, मैं दो चार एग्जांपल दे रहा हूं तो क्लियर हो जाए। और मैं देख रहा हूं बहुत लोग अभी ज्वाइन किए हैं। नाउ प्लीज मेक श्योर दैट आई एम मार्किंग ईच एंड एवरीथिंग। प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, आई एम मार्किंग ईच एंड एवरीथिंग। पहले क्या था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई वाज यूजिंग अ मोबाइल फोन टू कंडक्ट द क्लास। मोबाइल को मैं ट्राइपॉड पे हैंग कर देता था, स्क्रीन मुझे दिखता नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ाते जाता था। सो प्लीज नोट डाउन
कि तुम लोग अपने इंटरेस्ट से क्लास ज्वाइन किए। देखो मैं बता रहा हूँ शुरुआत में सब कुछ क्यों सही जा रहा था, क्योंकि तुम क्लास को प्रॉपर तरीके से, हम हट गए, देखो ठीक से देखो ना, स्टार्टिंग में क्या था कि क्लासेस को प्रॉपर तरीके से तुम लोग करता था। अभी बीच में क्या हो रहा है कि कुछ कुछ लोग क्लास अटेंड करना बंद कर दिए, जिसके कारण समझ में नहीं आ रही, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये चीज को वापस से, अब मैं जैसे ये हाफ ईयरली कंप्लीट होता है, मैं वापस से पैरेलल एक और बैच स्टार्ट करके और उसमें सारा चीज मैं रिवाइज कराऊंगा ना। देखते हैं उसमें कौन लोग अटेंड करके अपने आप को इम्प्रूव करता है। देखो मैं तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर देयर आर मेनी स्टूडेंट जो चाहता ही नहीं कि वो करे, और बस एक ही बहाना, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। कब तक बोलोगे तुम लोग बताओ, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। ना अब मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, ठीक है, और तुम लोग उसका आंसर देना, ठीक है, ध्यान रखिए। सपोज अगर मान लो मुझे, लिसन एवरीवन, सपोज मान लो ये एक लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है, ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, और ये लाइन का, ओके, ये लाइन का हम लोग को ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, दैट इज 2 यूनिट्स, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, इसका इक्वेशन ही निकालना है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ये लाइन का इक्वेशन ही निकालना है, विजिबल है प्रॉपर्ली। ये लाइन का इक्वेशन नहीं निकालना है, किसका इक्वेशन निकालना है? ये लाइन का। लेकिन ये लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? इस नॉर्मल फॉर्म में इस लाइन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 2 यूनिट्स है, और ये नॉर्मल का एंगल पता होना चाहिए, दैट इज 30 डिग्री। तो बताओ तो एक बार, यहाँ पे हम लोग को इस फॉर्मूला में P और अल्फा का जरूरत है, तो P का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ प्लीज, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 2 2 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा का वैल्यू क्या है? 30 30 डिग्री। 30 डिग्री। अल्फा का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। बस हम लोग अब क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है और P का वैल्यू 2 है, 2 यूनिट्स। P क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस। So therefore the required equation, therefore the required equation is given by x cos alpha that is 30 degree plus y sin alpha that is 30 degree equals to P that is 2। ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या सिस्टम? ये लाइन का इक्वेशन। क्या और भी सिंपलीफाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सिंपलीफाई। बस सिंपलीफिकेशन में क्या करेंगे हम लोग कि जो cos 30 का वैल्यू है which is √3/2 और sin 30 का वैल्यू जो कि हाफ है, तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट टेक एलसीएम, तो ये जाएगा √3x + y = 2 so this is the required equation of the line। please everyone copy down this example करिए। और ये फॉर्म कराने के बाद मैं एनसीईआरटी का लगभग मैं सारा सम्स कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ये हाफ ईयरली कंप्लीट होता है, हाफ ईयरली के बाद जो जो चैप्टर्स ट्यूशन पे हो गया है, वो सारा चैप्टर्स का टेस्ट होगा और रिवीजन क्लासेस मिलेगा। तो रिवीजन क्लास में जैसे हम करा रहे हैं वैसे नहीं कराएंगे, हम वीडियो शेयर करेंगे, फटाफट देखोगे, जहां जहां जो डाउट है अपना अपना क्लियर करेंगे, और टेस्ट होगा, हर एक दिन में एक एक टेस्ट होगा। बस मैं हाफ ईयरली का इंतजार कर रहा था कि हाफ ईयरली के बाद में टेस्ट स्टार्ट करूंगा, बिकॉज बिना टेस्ट का नहीं होगा, हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। एक मैंने टेस्ट लिया था खाली। नाउ नेक्स्ट, सो नाउ नेक्स्ट एक बार देखना अब हम क्या करेंगे। अब मैं एक सम के लेकर के एग्जांपल के तौर पे लेकर के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। ध्यान दें, तो क्वेश्चन इज 2x + 3y = 12 और पहला वाला है एक्सप्रेस। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस, आई थिंक इट इज विजिबल प्रॉपर्टी। एक्सप्रेस पहला वाला है नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म,
पहला फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म, और दूसरा वाला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इस दो फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है गिवन इक्वेशन को। ठीक है, इस गिवन इक्वेशन को हम लोग को इस दो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला वाला फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि होता है x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और दूसरा वाला हम लोग को इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c। तो तुम देखा होगा एनसीईआरटी का शुरुआत में जो मैंने सम दिया था 10.3 का, बहुत सारा सम नहीं हुआ होगा। ये कारण यही है, क्योंकि ये फॉर्म मैंने करा दिए, बहुत लोग कर लिया होगा, लेकिन मतलब बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं एक बार बता रहा हूँ कैसे। जैसे तो ये रहा गिवन इक्वेशन। ठीक है, और मुझे इसको एक्सप्रेस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में और प्लॉट भी करना है। ठीक है, कन्वर्ट करके प्लॉट करना है। तो कोई बता सकता है इंटरसेप्ट फॉर्म जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में ये वाला फॉर्म है, यू अंडरस्टैंड? तो बताओ तो ए और बी का मतलब क्या है, बताओ तो। यस, ए और बी का मतलब क्या है? कंगन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ए एंड बी? जस्ट टेल मी द मीनिंग, आई एम नॉट आस्किंग यहाँ पे 2 और 3 क्या है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ इस फॉर्मूला में ए और बी का मतलब क्या है, बस इतना मतलब। कंगन टेल मी, नॉट गौरी चो बेटे चल ओनली कंगन। गौरी म्यूट योरसेल्फ। यस, कंगन टेल मी, Kangan, tell me what do you mean by A and B here? Tell me. अपने लैंग्वेज में बोलो, कोई बता सकते हैं? The x intercept is A and y intercept is B. Yes, ये मतलब हो गया लाइन x एक्सिस पे जहां कट कर रहे हैं उसको हम लोग A से डिनोट कर रहे हैं, और B का मतलब जहां पे लाइन y एक्सिस पे कट कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो लेट्स मेक राइट साइड इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर दो, 12 बाय 12 1 हो जाएगा। इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x by 12 प्लस 3y by 2। इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x के आगे कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 को नीचे ले लो 12 तक, या तो सिंपली एक कट नहीं रहती उसकी जरूरत है। लेकिन मैं ऐसे कर देना तो बहुत सारे समय तुमको लॉजिक काम नहीं, एक ही बात है प्रोसीजर 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा e4 z। तो एक बात बताओ, मैं अगर इस लाइन को ग्राफिकली प्लॉट करूं तो बताओ, तो ग्राफिकली प्लॉट करूं तो ये x एक्सिस के ऊपर कहां पे कट करेगा? बताओ तो यहाँ पे देख करके बताओ तो x एक्सिस पे कहां कट करेगा? यस प्लीज टेल मी। 6,4. यस, थोड़ा सा आवाज में 6 पे। 6 पे x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स पे कट करेगा, और y एक्सिस पे कहां कट करेगा बताओ तो देखिए 4 पे कट करेगा। मतलब 1 2 3 4 यूनिट्स पे कट। ये दोनों को ज्वाइन करके और ये ग्राफ लाइन बन जाएगा। समझ में आया? इसको बोला नहीं था बट मैंने बना के दिखा। समझ में आया? तो अब देखो, अब मेरा दूसरा फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्म को क्या है, क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? y इक्वल टू mx प्लस c। इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जितना बार पूछना होगा मैं बोल रहा हूँ तुमको। अब थोड़ा सा मुझे दिख रहा है तो और अच्छा लग रहा है, सबका चेहरा दिख रहा है। आधा ज्यादा तो 90% लोग वीडियो ऑफ करके रखे हैं, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अच्छा मतलब ऐसे लग रहा है कि क्लास का ही फील आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग इंटरेक्ट करो, मैं बोल रहा हूँ, देखना तुमको और अच्छा लगेगा, क्लास में मजा आएगा। और वीडियोस ऑन रखो, सब कोई वीडियोस ऑन रखो तो ज्यादा बैठेंगे। ठीक है, क्लास वाला फीलिंग का तुमको एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए अंदर से कि नहीं सर है यहाँ पे, मेरे को करना है, मेरे को आंसर देना है, मेरे को सीखना है। बच्चा नहीं है तुम, ठीक है ना? तो सबको को ऐसे सोचना पड़ेगा, तब जाके और मजा आएगा तुमको क्लास में। ओके, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। पता है, ये एक मोटिवेशन है। टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है पता है? पढ़ा रहा है ना जो, तो पढ़ा रहे तो वो फीडबैक भी दो ऑपोजिट से। देखो पैसा तो ठीक है, हम लोग का प्रोफेशन है, अलग चीज, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ओके, तो मैं सबको चाहता हूँ कि फीडबैक रिप्लाई करें जब मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ तो। अब दूसरा वाला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म?
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया y इक्वल्स टू mx प्लस c। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो एक बात बताओ, y इक्वल टू mx प्लस c में दर्शन बताओ तो तुमको यहाँ क्या खास बात लग रहा है? दर्शन बताओ तो, एक्सप्लेन करो तो अपने लैंग्वेज। ये y इक्वल टू mx प्लस c अगर हम बोले तो इसमें क्या खास बात लग रहा है बताओ तो, मतलब कैसे करना, लॉजिक क्या है तुम्हारा बताओ। यस दर्शन करते हैं। So we'll get that 2x and 3 this side, and we'll just keep y this side. मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि y को लेफ्ट में रखें अकेला और बाकी सारा टर्म्स को राइट में ले जाए, यही तो? Right, दिस इज व्हाट यू मीन। yes, sir. और उसके बाद y के आगे जो भी चीज मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड करते रहेगी, है कि नहीं? यही तो। ओके, तो हम Yes, क्या sir. कर रहे हैं कि इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं कि x वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को राइट में रखें, ठीक है, और y में जो भी मल्टीप्लाइड है वो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। बस स्प्लिट कर देते, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिट? आई हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम द बिगनिंग। स्प्लिट कर दिया, ये हो गया तुम्हारा इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे तो बताओ तो m का वैल्यू क्या है? m मतलब -2/3, -2/3. और यहाँ पे c क्या है? 4। तो 4c मतलब कौन सा? ये y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है? 4 यूनिट पे कट कर रहा है, मतलब डायरेक्ट सेम ही है, बस इसका फॉर्म अलग है, मतलब इंफॉर्मेशन अलग है। जैसे तुमको मैं कभी कभी क्लास में तुमको मैं नहीं जानता हूं तो मैं ऐसे बोलता हूं, उठ जाओ, वो सेकंड रो थर्ड वाला में जो बैठा है उठ जाओ, पिंक शर्ट वाला उठ जाओ, रेड शर्ट वाला उठ जाओ। बट अगर और कब मेरे को मतलब तुम्हारा अलग अलग नाम ले करके, मतलब डेटा यूज करके, फेयर स्किन, आई शुड नॉट यूज दैट वे, बट तुम्हारा ये वाला उठ जाओ, चश्मा लगा रहे उठ जाओ, चश्मा वाले बच्चे उठ जाओ, तो ऐसे करके हम लोग करते ना। तो वैसे ही हम सेम आदमी को अलग अलग तरीके से पॉइंट करना चाह रहे हैं। कैसे पॉइंट करना चाह रहे हैं? एक हो गया y इक्वल टू mx प्लस c से, ये सेम चीज है, और एक हो गया x by a plus y by b इक्वल टू 1 से, एक और क्या है y minus y1 इक्वल टू m into x minus x1, एक और क्या है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट है। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर एवरीवन। मैं एक सम दे रहा हूँ, तुम सबको करके दिखाओ और फिर मैं बताऊंगा कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्या चीज? नॉर्मल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वो मैं बताऊंगा। और अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि कैसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो ये वाला कभी नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आएगा नहीं सकते कैसे नॉर्मल फॉर्म में इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ये वाला, ठीक है। क्या आ सकते हैं? ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म या ये वाला फॉर्म, ठीक है। ये वाला अभी मैंने बताया नहीं है किस कन्वर्ट किया जाता है। मैं इसके पहले एक एग्जांपल देता हूँ, एक सम शुरू करो। सो इट इज 3x minus 4y equals to 2। मेरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। डू फर्स्ट, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि इसको एक बार इंटरसेप्ट फॉर्म, लेट्स स्टार्ट नाउ नेक्स्ट। और जो जो चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है बोलो, मैं अभी हाफ ईयरली की जस्ट बाद में स्टार्ट करूंगा और सबको अटेंड करना। ना अब हम लोग दूसरा पार्ट कर रहे हैं कि कैसे एक लाइन को इंटरसेप्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ध्यान देना, एक बार ध्यान देना कैसे ये करना होगा। तो सपोज मान लो एक लाइन, सपोज एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लेट्स टेक -√3x प्लस y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है पहले ध्यान से देखिए। पहले मैं तुमको रटवा देता हूँ, उसके बाद मैं लॉजिक बताऊंगा हर स्टेप से, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, एंड इट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। मतलब पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप्स दे देता हूँ कि ऐसे करना, फिर क्यों कर रहे हैं मैं वो बताऊँ। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर क्यों कर रहे हैं वो मैं बताऊँ, ठीक है, ध्यान। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो नॉर्मल फॉर्म में x और y वाला टर्म लेफ्ट में है और बाकी कांस्टेंट टर्म राइट में है। देखो ये ना कांस्टेंट टर्म राइट में दिख रहा है ना, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कांस्टेंट टर्म को राइट में, मतलब वी हैव -√3x प्लस y इक्वल्स टू -8, मतलब मैं कांस्टेंट टर्म को राइट में, समझ में आया बात? क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ दिख रहा है
एक्स और वाई वाला टर्म छोड़ के बाकी कांस्टेंट टर्म राइट में है। समझ में आया? अब देखो अदिति पारिक बताना मुझे कि ये कांस्टेंट टर्म ग्राफिकली क्या डिनोट कर रहा है, बताओ तो अदिति। यस अदिति टेल मी, ये कांस्टेंट टर्म ग्राफिकली क्या डिनोट कर रहा है, बताओ। यस यस अदिति टेल मी, आई कैन नॉट हियर यू। ये पी क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पे ऐसी लाइन बना दिया, अब बताओ तो पी का मतलब क्या है, बताओ, मुझे बताया। यस कुछ डिस्टेंस था ना, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या था, क्या बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब क्या था ये p क्या था? इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। तो क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में हो सकता है, बताओ तो। डिस्टेंस नेगेटिव में मेजर किया जाता है? नहीं मेजर किया नो जाता। सर। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इस नेगेटिव साइन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डिनोट करने वाला है आगे। तो हम लोग ये नेगेटिव साइन को हटाने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3x - y = +। हो गया? ये है पहला चीज। पहला काम हमारा क्या है, कांस्टेंट को राइट में रखना और राइट में कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने का कोशिश करना। कोशिश करना कैसे है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, कैसे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अब देखो आगे, इसके बाद सेकंड, हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है क्या देखना है, x का कोएफिशिएंट। सुनना एक बार सब कोई, क्या करना है मुझे, डिवाइडिंग LHS and RHS by रूट अंडर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे हर सम में, इसके बाद पॉजिटिव जब बन गया x का कोएफिशिएंट, यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट, मतलब x में जो भी मल्टीप्लाइड है वो उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, उसका स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट क्या बताओ तो, y का कोएफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू से, तो बताओ तो ये वैल्यू क्या है, सॉल्व करके क्या बताओ तो, यश बहेती बताओ, यश बहेती टेल मी एंड स्टार्ट अ वीडियो। यश बहेती टेल मी कि ये जो वैल्यू है ये क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, हम डिवाइड जो करने वाले हैं क्या आएगा, बताओ। दिख रहा है ना बोर्ड पे, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करके क्या आएगा सर √2 √2 आएगा। सर 2 2 आएगा ना, यस देखो ठीक से एक बार, सर 2 √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4 हो गया ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। समझ में आया? तो गलती अपने समझ में आया, गलती तुमने क्या किया, इसका स्क्वायर तुम नेगेटिव बोल रहे हो, समझ में आया? यस 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 ओके। तो अब हम डिवाइड करने वाले हैं, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हम डिवाइड करने वाले हैं, इस वैल्यू से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, ये रहा डिवाइड। अब डिवाइड करके इसको स्प्लिट कर दो, तो ये हो गया √3/2 x minus half y equals to 2 4 जा 8। ओके, अब यहाँ पे लिखना इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म x cos alpha plus y sin alpha equals to p। ठीक है, मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, अपना ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। नासी तो एक बात बताना, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो cos अल्फा का वैल्यू क्या है, बता सकते हैं? cos अल्फा का वैल्यू क्या है? यस √3/2 √3/2 एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। इस तरह से मजा आएगा क्लास में, पता है। sin अल्फा का वैल्यू क्या है, बताओ sin अल्फा का वैल्यू -1/2 -1/2 और p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 4 अब सबको एक बात बताओ तो p क्या डिनोट करेगा, जब हम जिस लाइन को एक्सप्रेस कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो इस नॉर्मल फॉर्म में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेरी गुड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस Perpendicular distance from the ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, समझ में आया? तो बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिनोट कर रहा है क्या, जिसका जो लाइन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, समझ में आया तो सबको? ओके, एक बार सबको यहाँ तक कॉपी करो, ठीक है, कॉपी करो फटाफट, अभी बाकी है सब, बाकी है कॉपी करो। अब इसके बाद क्या है देखना एक बार, अब मुझे बस करना क्या है, p का वैल्यू तो मिल गया, अल्फा निकालना है। अब सबको एक बार ये चीज को लिख लो, ठीक है, ये सबको अभी फिलहाल में रटा मान, ठीक है, क्या कि थीटा जो पहला क्वाड्रेंट में होगा वो अगर अल्फा होगा, तो उसको अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, इस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे,
पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा। क्यों, ये सब मैं बताऊंगा बाद में, फिलहाल अभी तुम लोग सिर्फ कॉपी कर दो। क्या चीज, अगर मान लो पहला क्वाड्रेंट में 30 दी हुई है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 180 माइनस 30। आई होप यू अंडरस्टैंड, पाई का मतलब 180 होता है, 180 माइनस 30। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा 180 प्लस 30, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 360 माइनस 30। आई होप इट इज क्लियर, गॉट इट एवरीवन? ठीक है, किसी भी एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में लिख रहे हैं तो पाई माइनस एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई प्लस एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रूल है। अब देखो ध्यान, इसको कैसे यूज करके अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। ध्यान देखो, तुम्हारा डायग्राम जरूरी नहीं कि ऐसा ही, देखो लाइन ऐसे भी हो सकते हैं, लाइन ऐसा भी हो सकते हैं, लाइन ऐसा भी हो सकते हैं, लाइन ऐसा भी हो सकते हैं। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? देखो, तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकते हैं, वो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकते हैं, वो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकते हैं, वो तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ में आया तो बात? तो इसीलिए एक बात बताओ मुझे तुम लोग, अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में? कोई मुझे बता सकता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि cos अल्फा अगर इतना है, sin अल्फा अगर इतना है, कितना है दिख रहा है ना बोर्ड पे, तो फिर अल्फा का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो थोड़ा सा मैं एक बार देखता हूँ ये लोग कर पाते। यस, कोई बता सकते हैं कि अगर cos अल्फा पॉजिटिव है और sin अल्फा नेगेटिव So है, fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट, तुमने कैसे बोला फोर्थ क्वाड्रेंट? बताओ तो प्राची। सर ट्रिग्नोमेट्री में फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है और बाकी सबका नेगेटिव रहता है। Absolutely correct, very good, you are absolutely correct. Okay, and whenever you are answering, don't get surprised, Prachi, I saw you are absolutely correct. Sometimes what happens is that you will need to regain your confidence and you have correctly answered. इसका मैं लॉजिक बताता हूँ उससे कैसे सोचा। देखो कितना बढ़िया टाइम दिया, उस बहुत लोगों ने सोच लिया कि cos पॉजिटिव है तो cos पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सी लिख दिया। और बताओ किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, सी लिख दिया। ठीक है, पॉजिटिव। अब बताओ साइन या नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। देखो cos और sin, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और sin फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन सिचुएशन के हिसाब से अल्फा यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बोलो, मैं अगर किसी का भी डाउट है तो बोलो, मैं फिर से चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार में समझ में आ गया? आगे बढ़ू एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि since cos alpha is negative, sorry, positive, and sin alpha is positive, okay, I'm sorry, negative. So it means that alpha lies in which quadrant? Alpha lies in fourth quadrant. ठीक है, alpha lies in which quadrant? It lies in fourth quadrant. Okay, अब देखो ध्यान से कैसे एक बार लॉजिक लिखना रफ में तो तुम लोगों को समझ में आएगा। घर में जब देखोगे तो क्लियर होगा। फटाफट लॉजिक लिखो, देखना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू, ठीक है, क्या चीज का? अल्फा का वैल्यू, क्योंकि सब कुछ मिल गया। अब अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? या तो cos अल्फा यूज कर सकते हैं। cos अल्फा कितना है? √3/2। इसको यूज करके भी हम अल्फा निकाल सकते हैं। हम sin अल्फा यूज करके भी निकाल सकते हैं अल्फा का वैल्यू। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस है, ऐसा कुछ नहीं कि हम समझ में। आप देखो ध्यान देना कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, हमको पता है कि कोई भी एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखा जाता है वो भी पता है। इस एंगल को थर्ड में कैसे लिखा जाता है वो भी पता है। फोर्थ में कैसे लिखा जाता है वो भी पता है। अब हम इतना इस बात का चिंता नहीं, कन्वर्जन करने आता है। अब एक बात बताओ, √3/2 cos के किस एंगल का वैल्यू होता है? बताओ। 30। 30, वेरी गुड। cos 60 और 30 किस चीज? 30 ठीक है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक cos 30 होता है, ठीक है। अब ये एंगल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिख रहा है ना अल्फा? जो मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट कर रहा हूँ, मेरा दोनों पॉइंट को देखना जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ। मुझे लेके किस में जाना है?
फोर्थ में लेके जाना। तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ में क्या लिखूंगा, 360 माइनस क्या 30. 30। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, cos अल्फा इक्वल्स टू cos ऑफ 360 माइनस 30, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो फिर यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 360 माइनस 30 इज हाउ मच, 330. समझ में, अल्फा का वैल्यू मिल गया। ओके, अब देखो जरूरी नहीं ऐसे ऐसे भी इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ तुमको इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि अगर मान लो सपोज ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और फोर्थ में भी cos पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है इससे भी मैं बताऊँ, सेम आंसर है। अब देखो यहाँ पे साइन को हटाना, साइन मतलब हटाओ का मतलब साइन छोड़ दो, हाफ साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है, साइन 30 होता है। 30. अब एक बात बताओ तुम मुझे, साइन 30 को तुम लेके किस में जाना है तुमको, फोर्थ में, ये चीज ध्यान रखना, फोर्थ में, ठीक है ना, बिकॉज ये रखना, ठीक है, फोर्थ में लेके जाना है। फोर्थ में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, बताओ। Negative. नेगेटिव होता है। अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव है यहाँ पे एक नेगेटिव है ऑलरेडी, और एक बार और नेगेटिव बनाएंगे, क्यों बोलो तो, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे साइन को हम फर्स्ट से लेके किस में जा रहे हैं, फोर्थ में साइन क्या होता है बताओ तो, नेगेटिव होता है ना, Negative. तो ये नेगेटिव ऑलरेडी है और एक और नेगेटिव आ जाएगा, समझ में आ रहा बात, ये तो नेगेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और अब मैं फोर्थ में लेके गया तो एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो वो क्या जाएगा, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। Positive. आपको समझना है एक बार ये चीज यहाँ पे समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको समझने का, ठीक है। और यहाँ से अल्फा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 330। तो देखो दोनों से सेम आंसर ही है, कोई अलग अलग नहीं आएंगे, ये बता दें, समझ में आ सकते हो। साइन पार्ट भूल गया मैंने देखा हाफ साइन 30 होता है, फाइन, लेके जाना है फोर्थ में लेके तो गए, लेकिन फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑलरेडी है, तुम ये बात बोला सर नेगेटिव है और क्यों लगा रहे, क्यों नहीं लगाएंगे, फोर्थ में नेगेटिव होता है तो एक और नेगेटिव नहीं लगाएंगे उसके लिए, वही तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा इक्वल्स टू 360 माइनस 30 दैट इज 3। गॉट इट एवरीवन, एंड द लास्ट लाइन नाउ इज therefore the required normal form is x cos alpha plus y sin alpha equals to t, and what is the value of t, कहाँ है t, 4. क्या था 4. अब देखो यहाँ पे मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट ही करना था, यहाँ पे हमको नॉर्मल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था, अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, पता है इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन था ना वही आ जाएगा, तो मत करना तुम, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में था ही ऑब्जेक्टिव की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब मैं एक सम देता हूँ तुम लोगों को, वो कर लो और फिर मैं बताता हूँ कि आखिर में ये सब कर क्यों रहे, मतलब राइट में लेके जा रहे हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, वो सब चीज हम बताएंगे। तो मैं एक सम दे रहा हूँ, पहले सब कुछ करके देखा हूँ, ओके, मैं दे रहा हूँ सम जिसमें हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, एंड द क्वेश्चन इज minus x minus y minus x plus x minus y plus x minus y plus 2 equals to 0। चलो करो तो इक्वल, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये फटाफट से टाइम दे रहा हूं, आराम से करो कन्वर्ट, कोई जल्दीबाजी नहीं। बताओ तो सबको अपना अपना आंसर बताओ, तो अगर एक जगह बताओ तो x cos plus x cos Sir, x cos 135 degree plus y sin 135 degree equals to √2. इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2/√2 आया होगा राइट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2/√2 का मतलब और √2 का मतलब एक ही होता है। अच्छा बताओ तो एक बार, ये कितने लोगों को नहीं आया ये आंसर, अगर नहीं आया तो मैं बता दूं, यस टेल मी, मेरा नहीं आया नहीं आंसर, अच्छा ठीक है मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, सर लास्ट ऐसे स्टेप पे है, सर, मेरा भी नहीं आया। ठीक, कोई बात नहीं, मैं बताया तो ठीक है। So the question is x minus y plus 2 equals to 0.
तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि मैं कांस्टेंट को राइट में लेके चलूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप ये है कि मैं कांस्टेंट को पॉजिटिव बना दूं, उसके लिए दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई। तीसरा स्टेप ये है x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडिंग LHS and RHS बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ गया √2, मतलब √2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग जो इसका नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो फिर यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करने से cos अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2, sin अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, p का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/2। ठीक है ना सबको, 2/2 को हम लोग सिंपलीफाइड फॉर्म में √2 में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है √2 × √2 अगर कैंसिल हो गया तो √2 बचा। समझ में आया तो बात? ओके, एक फैक्टर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमको निकालना है अल्फा का वैल्यू। cos नेगेटिव है तो cos नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड, थर्ड। sin पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों एक साथ किस पे लाइक करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब अल्फा यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। जिसका इसका डाउट है, क्लियर हो रहा है तो ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अल्फा का वैल्यू निकालने। Since cos alpha is negative and sin alpha is positive, therefore alpha lies in which quadrant? Second quadrant। ये इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। अब कोई भी यूज करके हम लोग अल्फा निकाल लेंगे। cos भी यूज करके निकाल सकते हैं। We know cos alpha equals to -1/√2। तो बताओ तो 1/√2 cos के किस एंगल का वैल्यू होता है? 1/√2 cos के किस 45। ठीक है, तो cos 45 लिख दिया यहाँ पे। अब हमको लेके जिसके जाना है सेकंड में, ले जाने का रूल है 180 माइनस। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक और नेगेटिव आ गया 180 माइनस 45। तो यहाँ से सॉल्व करके देखो, कंपेयर करो, देखो माइनस माइनस प्लस 180 माइनस 45 इज 135। समझ में आया तो सबको इसको चेक कर लो। अब बस करना क्या है, इसको रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म इज x cos 135 y sin 135 equals to p, और p क्या है यहाँ पे? √2। ये तो है नॉर्मल फॉर्म। समझ में आया तो? अब एग्जाम में कैसे आ सकता है, सुनना एक बार। मतलब मल्टीपल चॉइस में एग्जाम, मतलब हम कोई भी एग्जाम का बात कर रहे हैं जो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कैसे आ सकते हैं, सुनो एक बार। एग्जाम में ऐसे बोल सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म x cos alpha plus y sin alpha equals to p। अब क्या दिया जाएगा बताओ तो तुमको? चार ऑप्शन दिया जाएगा। एक ऑप्शन में दिया जा सकता है अल्फा इक्वल्स टू 135, p इक्वल्स टू 2। सेकंड ऑप्शन होगा अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री, p इक्वल्स टू 1/2। समझ आया तो बात? इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा। सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली तुम बिना इसको पूरा सॉल्व किए तो बता पाओगे नहीं। तो समझ में आया तो बात? आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे आ सकता है इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। ओके, ये रहा अपना एक पार्ट। तो अब हम लोग ने अपना जो टॉपिक्स है वो सब कुछ कवर कर लिए, बट सम्स बाकी है अभी भी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो 10.3 है जो मैंने होमवर्क दिया था, इसमें बहुत लोगों का 80 नंबर डाउट होगा शायद। चेक करो एक बार, पेज 228 का नंबर 80 यस सर। है ना डाउट? तो मैं एक बार Yes, पहले sir. 18 बताया तो फिर मैं और जितना भी डाउट है वो हम बताएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग मिसलेनियस चैप्टर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक बार सबको ध्यान से देखना। ठीक है, सबको ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है का नंबर 18 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पेज है, दिख रहा है सबको एक बार? ठीक है, तो सबको एक बार निकालो कुछ। पेज 220 का क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी। ओके,
तो क्वेश्चन क्या सुनना है, इफ P is the length of perpendicular from the origin, मतलब एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ध्यान से देखो, एक लाइन के बारे में बात किया जा रहा है। इस लाइन का x इंटरसेप्ट है a स्मॉल a, y इंटरसेप्ट है स्मॉल b, और इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को स्मॉल p से डिनोट किया जा रहा है। तो प्रूव करो क्या, प्रूव करो कि 1/p² is equals to 1/a² plus 1/b², ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान से एक बार नोट करना, मैंने सारा जो भी इसके लिए जो भी चीज चाहिए वो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब टॉपिक्स कुछ भी नहीं बचे, सिर्फ सम बचे, ठीक है, 3-4। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले लाइन का इक्वेशन निकालें। तो बताओ तो इक्वेशन क्या होगा? यस, therefore the equation of line is क्या होगा? ये लाइन जिसका x इंटरसेप्ट a है और जिसका y इंटरसेप्ट b है, तो फिर ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ फटाफट। x by a plus y by b equals to 1. It is x by a plus y by b equals to how much? 1. अब मैं क्या करता हूँ, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लेता हूँ, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लेता हूँ, क्योंकि तुमको पता है कि लाइन का किसी भी पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालना है तो लाइन का सारा टर्म्स लेफ्ट में होना चाहिए कि नहीं? बताओ, अगर मुझे किसी भी पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो लाइन का सारा टर्म्स लेफ्ट में होना चाहिए। मैंने क्या किया, लाइन का सारा टर्म्स को लेफ्ट में लेंगे, और मैंने बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना, मैं एलसीएम ले लेना चाहिए था, तो कोई बात नहीं है, बहुत दिमाग में आ रहा होगा क्यों एलसीएम ले, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले सकते। अब देखो, अब एक बात बताओ, हम लोग को अगर मान लो ये लाइन का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस p से डिनोट किया जाता है, तो अगर हम वापस से डिस्टेंस निकालें, अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस वापस से अगर मैं निकालूं, तो ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहूं इस लाइन का, तो बताओ तो इसमें ओरिजिन का वैल्यू 0 0 है और लाइन का इक्वेशन क्या है? तो बताओ तो कोई बता पाओगे कि ये पॉइंट से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस अगर निकाले तो क्या है, मॉड्यूलस के अंदर क्या है? मैं वेट करूं, ax1 plus by हाँ वो तो फॉर्मूला है, चलो ठीक है, ax1 plus by का फॉर्मूला है। यहाँ क्या है बता, अरे न्यूमरेटर में क्या है? मॉड्यूलस के अंदर में minus ab माइनस ए, मतलब इस फॉर्म में, इस फॉर्म में तुमने जो फॉर्म एक्सप्रेस किया वो तुमने एलसीएम ले लिया, इस फॉर्म में बात यस आई एम वेटिंग। -1 माइनस इट वाज करेक्ट, माइनस क्या था? 1 -1, यस तुम करेक्ट है, सब सही है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट को, जिस पॉइंट से जिस तक का लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को इसके जगह पुट कर देंगे, तो 0 डिवाइडेड बाय क्या होगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय b क्या होगा 0, पूरा एक्सप्रेशन मॉड के अंदर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, बताओ तो हम डिवाइड क्या चीज से करते हैं, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट क्या है 1/a है, ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1/a है, तो 1/a का स्क्वायर मतलब 1/a², समझ में आया बात? उसके बाद y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कोएफिशिएंट मतलब y को छोड़ के जो उसमें मल्टीप्लाई है 1/b का स्क्वायर मतलब 1/b²। और ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये डिस्टेंस किसके बराबर है बताओ? तो ये डिस्टेंस जो मैंने निकाला है, कि मुझे पता था कि इसका वैल्यू एक वैल्यू के बराबर है, और वो वैल्यू क्या है बताओ तो? p क्या था? P. था। P. तो p से इक्वलाइज कर देंगे, 0 - 1 इज -1, p से इक्वलाइज कर देंगे। अब हम बस इसको सॉल्व करते जाएंगे, आ जाएगा। और सॉल्व किस हिसाब से करेंगे, आंख बंद करके? नहीं, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ को देख करके करेंगे। प्रूफ में कहीं भी रूट है नहीं है रूट, तो हम क्या करेंगे, ये 2-4 बातों को ध्यान में रख के करेंगे। कैसे? सबसे पहले -1 का मॉड्यूलस, -1 का मॉड्यूलस 1 होता है, तो 1 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे।
उसके बाद रूट हटा देते, उसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है ना? समझ में आया सबको? को देखो एक बार, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और राइट में p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? समझ में आया तो बात? अब बताओ तो क्या करना चाहिए लाने के लिए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो या रेसिप्रोकल, दोनों तरफ रेसिप्रोकल। समझ में आया तो बात? एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वही चीज होगा, रेसिप्रोकल कर देते तो एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा? 1/a² + 1/b², ऊपर ये नीचे 1/b², ये प्रूव कर, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, इसी को रेसिप्रोकल। तो समझ में आया सकते को? कॉपी करो तो फटाफट। आज मुझे थोड़ा ठीक लगा क्लास, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ